सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। नाजरीन, पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी ने इंकशाफ किया है कि मुल्क में हालिया टारगेट किलिंग के वाक़यात में भारत मुलव्वस है। अशोक कुमार और युगेश कुमार नामी शहरियों ने यहां अपने एजेंट्स को पैसे देकर कत्ल करवाए, जिसके सबूत भी मौजूद हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी इंतहा पसंद तंजीम रॉ अपने नापाक और मज़मूम मकासद से बाज नहीं आ रही, उन्होंने ये बताया। तो उन्होंने क्या कहा, आज पहले वो आपको सुनवाते हैं। जुडिशल किलिंग का ये पहला वाकया नहीं है भारत की जानिब से। इससे पहले भी हमने देखा है कि कनाडा में हरदीप सिंह निजर को कत्ल किया जा चुका था, जिसके नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आए थे। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि भारत को इसके नापाक अज़ाइम से कैसे रोका जा सकता है। आलमी सतह पर जिस तरह से पाकिस्तान ने मुहासबा करने का ये मुतालबा किया है, इसको किस तरह से हमारे पैनलिस्ट देख रहे हैं। मैं इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ अपने पैनलिस्ट का। एस शामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, नज़ीर लगारी साहब कराची स्टूडियो से हमारे साथ हैं, ज़ाहिर शाह शराजी पेशावर से, जबकि अली आफ्ताब लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। पैनलिस्ट को मैं वेलकम कहूँगी प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले मुमताज़ ज़हरा बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान दफ्तर खारजा। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए मुमताज़ साहिबा। अभी सबसे पहले ये सारी सिचुएशन जो कि हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का ये हमारे सामने एक प्रेसिडेंट मौजूद है पाकिस्तान में, अभी ये इस बार किया गया है, तो पाकिस्तान इसको किस तरह से देख रहा है और आलमी सतह पर जो मुहासबा करने का कहा गया, किस तरह से इसको मुमकिन बनाया जाएगा, कैसे देख रही हैं आप? मुमताज़ ज़हरा साहिबा से हम दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये एक संजीदा मामला जिस पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त ये दफ्तर खारजा की जानिब से जब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आई और इस न्यूज़ ब्रीफिंग में ये बताया गया कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग पाकिस्तान में हुई है, जिसके सबूत सामने आए हैं, और ये कहा गया था कि इस मामले पर मज़ीद भी बात की जाएगी। अभी इस पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अभी रिवील नहीं किया गया, लेकिन मामला ये सियालकोट में आया था और इसमें हमने देखा कि यहाँ पर कत्ल किया गया और अशोक कुमार और युगेश कुमार नामी शहरियों ने अपने एजेंट्स के थ्रू पैसे देकर पाकिस्तान में ये कत्ल करवाया है। मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा ने हमें एक बार फिर ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैडम, किस तरह से देख रही हैं सारे मामले को? पाकिस्तान ने भारत का आलमी सतह पर मुहासबे का जो मुतालबा किया है, और कुछ चीज़ें आपने अभी अपनी उसमें प्रेस ब्रीफिंग में भी बताई कि कुछ चीज़ें अभी रिवील नहीं की जाएंगी, तो कैसे आप इस मुहासबे का जो मुतालबा है इसको करेंगे आगे? देखिए, आज जो फॉरेन सेक्रेटरी ने आज एक इम्पोर्टेंट ब्रीफिंग दी है मीडिया को, वो हम एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कुछ सॉलिड एविडेंस लेकर आए हैं, जिसमें इंडिया की पाकिस्तान में मावराए अदालत कत्ल के 2 सॉलिड केसेस हैं, वो हमने प्रेजेंट किए हैं, जिसमें ये कत्ल पाकिस्तान की सरजमीन पर हुए और इनके ताने बाने इंडियन एजेंटों के साथ मिलते हैं, और वो हमने बड़े क्लियर शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं फोरेंसिक एनालिसिस के बाद, और जो इनकी टेररिस्ट फाइनेंसिंग हुई उसके बाद वो सारी चीज़ें देखते हुए हमारे पास। तो आईसीजे में ये मामला उठाया जाएगा मुमताज़ साहिबा? जी, आईसीजे में ये मामला उठाया जाएगा? देखिए जी, आईसीजे के डिफरेंट कवानीन हैं। ये अभी सबसे पहले तो ये हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने लेकर आए हैं, राइट, और इसके बाद हम अपने जो कंसर्न वो ममालिक जिनकी सरजमीन इस्तेमाल हुई है पाकिस्तान की के ऊपर इस अटैक में, उनके वहाँ से किसी नेशनल की इन्वॉल्वमेंट थी या वहाँ पे रहने वाले किसी एजेंट की इन्वॉल्वमेंट थी, उनके साथ बातचीत करके फिर उसके बाद। मैडम, कितनी पुर उम्मीद है कि इस पर कुछ होगा, एक्शन होगा, हम जो आप कह रही हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से? देखिए जी, ये बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से एक्शन होना चाहिए। आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली पिछले साल की ही बात है, 2 इम्पोर्टेंट हाई प्रोफाइल केसेस दुनिया के सामने आए हैं। एक केस कनाडा में एक बंदे का इसी तरह से कत्ल हुआ, इसी तरह से एक यूनाइटेड स्टेट्स में एक इंडिविजुअल को कत्ल करने की साजिश की गई, जिसमें इंडियन एजेंट्स की इन्वॉल्वमेंट थी।
और सारी दुनिया को अब पता है कि इस वक्त जो इंडिया का नेटवर्क है ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स वो अब एक आलमी सतह पर फैल चुका है। तो अब हमें यकीन है कि और भी ममालिक हैं जो इस डेवलपमेंट से बहुत कंसर्न है, तो उनके साथ मिलकर लाया अमल तैयार किया जाएगा। थैंक यू सो मच। मुमताज जहरा बलोच साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, इस मामले पर अपना टेक दे रही थी। सवाल लेकर मैं जाऊंगी एहतशामुल हक साहब की जानिब जो इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है। सर, ये भारत की जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग वाला एक वाकया पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ, अब आलमी सतह पर मुहासबा करने का कहा जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए आमना, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ा दहशतगर्दी का एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का एक बहुत बड़ा नेटवर्क हिंदुस्तान की तरफ से जो चलाया जा रहा था, और उसको हमने देखा पिछले कई माह से इसके ऊपर बात हो रही थी। पहले तो आपने देखा कि जिस अंदाज से दहशतगर्दी हिंदुस्तान करवाता है, कभी रॉ के ज़रिए, कभी हमारी अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के ज़रिए, कभी हमने देखता है BLA को, BLF को, TTP को इस्तेमाल करता है, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन में अपने एजेंट्स को भेज के ये वाक़या कराना, तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही सीरियस नोयत का मामला है। लेकिन आमना अच्छी बात यह है कि जिस अंदाज से इसको अनदख्त किया गया है, सारी ट्रांजैक्शन पकड़ी गई हैं, फॉरेनिक हो चुका है, असला जो इस्तेमाल हुआ वो पकड़ा गया है, जो इसके दोनों बंदे थे वो भागते हुए पाकिस्तान से पकड़ लिए गए हैं, इनके हैंडलर सूरतकाल पकड़े गए हैं। देखें, ये जब से राम मंदिर का इफ्तिताह किया है 22 तारीख को, उसके बाद से आप देख लें कि मोदी साहब कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं, पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि जो अपनी पॉलिसी हैं वो हेजमनी और जिस तरीके से धौंस धांधली और बुलिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्या बेचता है, हम इसके ख़िलाफ़ सब कुछ कर सकते हैं। अभी फ्रांस के सदर भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त काम किया है। लेकिन मेरे ख्याल में आमना हमारे लिए एक बड़ी कमज़ोरी का पहलू है, हिंदुस्तान में कश्मीर के मामले पे सख्त तरीन सियासी जमातें एक दूसरे के मुखालिफ हैं, चाहे रीजनल पार्टीज हैं, BJP, कांग्रेस हैं और पार्टियाँ हैं, लेकिन कश्मीर का मसला हो, हिंदुस्तान जो सारी दुनिया में बाहर करवा रहा है, कनाडा में कुछ हुआ, अमेरिका में हुआ, किसी शख्स ने जुबान नहीं खोली, कोई उनका तजियाकार, कोई अखबार में इसकी बात करता। हमारी सारी सियासी जमातें आमना, हमारी तीनों सियासी जमातें जो हैं एक दूसरे पर इल्जाम लगाती नहीं कि उन्होंने कश्मीर भेज दिया, सारी दुनिया कहती है कि आप अपने घर को तो ठीक कर लो। एहतशाम साहब, बड़ा वक्त हमारे पास कम है, लगारे साहब आपका क्विकली इस पर टेक क्या है, क्योंकि ये बड़ा एक अहम और बड़ा संजीदा नोयत का मामला है। मैं समझता हूँ कि भारत तौसी पसंदी कर रहा है, यानी दूसरे मुल्कों में जाकर मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को टारगेट करता है। जैसे खुद अपने शहरी को जाकर उसने कनाडा में जो है वो टारगेट किया और कत्ल किया बाकायदा, और पाकिस्तान के इन 2 शहरियों की बात, फिर बल्कि एजेंट पाकिस्तान में छोड़ा हुआ था कुलभूषण, वो हमारे पास मौजूद है, और अमेरिका में जिसको साजिश की गई है वो साजिश पकड़ी भी गई है। तो भारत एक बड़ा तौसी पसंदाना किस्म का ये अमल कर रहा है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल वो अपनी हुदूद से बाहर जाकर दूसरे ममालिक में टारगेट किलर भेज कर जो है वो कत्ल कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भारत एक आलमी दहशतगर्द के तौर पर, एक आलमी किसी भी आलमी ज़ाब्ते और कानून को न मानने वाले के तौर पर सामने आ रहा है। इसके बारे में तो ज़ाहिर है आलमी बिरादरी को नोटिस लेना होगा और पूरी आलमी बिरादरी को आना होगा। जिस तरह से कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने खुलकर बात की है, पाकिस्तान की सियासी जमातों को भी खुलकर ये बात करनी चाहिए। ठीक कहा है इरशाद साहब ने कि हमारी सियासी जमातें मुख्तलिफ मामलों पर जिस तरह से इख्तिलाफ का शिकार होती हैं, बड़े इशूज़ पर भी अपने आप को उसी इख्तिलाफ में रखती हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इन इशूज़ पर उन्हें एक पेज पर आकर बात करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर शाह साहब, आप समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें अपना रोल प्ले करेगी, कहीं ना कहीं जाके अब स्टॉप लगेगा इंडिया के इस तरह के इकदाम पर? देखिए, मेरे ख्याल में इंडियन जो इंटरनेशनल नेक्सस है वो काफ़ी बड़ा है। ये सिर्फ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग और पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई की बात नहीं। आप देखें इस वक्त गिलगित जो है एक इंतहाई अहम पाकिस्तान का हिस्सा है, जिसके अंदर इस किस्म की हॉस्पिटलिटीज इंडियन एजेंट जो है वो इनडायरेक्टली कर रहे हैं। दूसरा आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की जानिब से TTP का नेक्सस इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकायदा यहाँ कई लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने जो है बारहा जिक्र किया कि उन्हें बाकायदा जो है वो रॉ ट्रेन भी करती रही है और बाकायदा असले और रकम के साथ भेजती रही है। हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने उनको पकड़ा भी है। बलूचिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ जो है वो
मिल के कर रही है PLA और PLF के साथ, वो भी मेरे ख्याल में ढकी चुकी नहीं है। और कुलभूषण सिंह यादव का एक वाकया जो है वो बिल्कुल एक एविडेंस है बहुत बड़ा। लेकिन जिस तरीके से हम देखें, हमने देखा कनाडा के अंदर जो कत्ल हुआ सिख लीडर का, उसके बाद किस तरीके से कैनेडियन गवर्नमेंट ने इस इशू को उठाया। इवन बाइडन ने बहुत सारी चीजों के ऊपर जो है रिफ्यूज किया आइडिया को, जब एक सिख रहनुमा को अमेरिका में कत्ल किया गया। मेरे ख्याल में ये एक अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इससे पहले देखिए उन्होंने एक बाकायदा सर्विंग मिलिट्री जो एजेंट था उसको पकड़ा कुलभूषण यादव को, और वो एक बहुत बड़ा एविडेंस है इंडियन इन्वॉल्वमेंट का पाकिस्तान के अंदर। और अब अगर देखें ओवरऑल जहाँ जहाँ इंडियन अपनी हेजेमनी जो है वो मेंटेन करना चाहते हैं, उनके नेक्सस को इस्तेमाल करते हैं। और मैं ये कहूँगा कि सिर्फ इस हद तक नहीं, पर जब आप देखें ईरानियन जो बॉर्डर है वो चाबहार के चक्कर में इकोनॉमिक टेररिज्म पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है। अली, जिस तरह से तीसरा ये मुल्क है जहां पर इंडिया इस तरह से दखल अंदाजी कर रहा है, अगर स्टॉप लगा दिया होता तो ये आज वाकया रिपोर्ट ना हो रहा होता। तो आप क्या समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि भारत को जवाब दिया जाए, आलमी इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उनकी जानिब से कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए? देखिए मेरे ख्याल में जवाब बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन हमने ये देखना होगा कि हम किस तरीके से आर्टिकुलेट करेंगे अपने इस मौके को। अली साहब, ये सवाल आपसे है मेरा। देखिए जी, ये जो भी है इसका तरीक़ाकार इंटरनेशनल, चाहे अदालत में जाने का, चाहे इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने का, वो लेना चाहिए है। जो भी सही रिकोर्स है वो लेना चाहिए, नाजुक मामला है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा ख़ित्ता बदकिस्मती से, पूरा ख़ित्ता ही इस तरह के मसाइल उसमें हैं, दरपेश हैं, सबको हैं। अभी थोड़े दिन पहले ईरान वाला मामला हुआ पाकिस्तानी सरजमीन पे, फिर पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। अब ये नॉन स्टेट एक्टर्स वाला जो मामला है, और इतना अब ये गंभीर हो गया है, इतना पुराना हो गया है कि अब इसको अक्सर ममालिक तो डिनाई भी नहीं करते। सो ये वो वक्त है जबकि पूरी दुनिया जो है वो इकॉनमी पे फोकस कर रही है। इस खित्ते को भी इकॉनमी पे फोकस करना चाहिए। अपनी जो अगर किसी पे आपने बर्तरी साबित भी करनी है तो वो इकॉनमी से करें। और उसमें भी होता ही है कि जब आप इकॉनमी से बर्तरी साबित करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी सरहदें ट्रेड के लिए खोल देते हैं। जब आप ट्रेड के लिए सरहदें खोल देते हैं तो बर्तरी भी आपकी सामने आती है, और साथ में क्योंकि बिजनेस जनरेट होता है, इर्द गिर्द के ममालिक को भी फ़ायदा होता है। सो हम बेसिकली इस खित्ते में बहुत पुरानी जंग लड़ रहे हैं। अब जंगों के जो कवायद हैं वही चेंज हो चुके हैं। आप चाइना और अमेरिका से पूछें कि क्या वो एक दूसरे की सरजमीन पर कब्जा करना चाहते हैं? नहीं, वो एक दूसरे का पेटेंट लेना चाहते हैं। बेसिकली उनको एप्पल चाहिए, बेसिकली उनको वन चाहिए। सो पूरी दुनिया में एक ट्रेड वॉर है। अब हम ट्रेड वॉर है पूरी दुनिया में, और उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि सारी सूरत हाल भी पैदा हो रही है। ठीक है, हम अपना अगला टॉपिक आगे रखते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंतखाब वक्त दिन ब दिन करीब आता चला जा रहा है। 8 फरवरी को इंतखाबात हैं, 15 दिन बाकी रह गए हैं, और ऐसे में हलचल भी है। और आज जलसे हुए मुख्तलिफ शहरों में। गुजरात में आज बिलावल भुट्टो की जानिब से जलसा किया गया, जबकि मंडी बहाउद्दीन में शहबाज शरीफ आज जलसे में मौजूद थे। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने भी अपने इंतखाबी हल्के में रैली निकाली। क्या कहा गया आज जलसों में, क्या तकारीर हुई, वो पहले आपको सुनाते हैं। तो आपने मुलाजा किया बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज जिन्होंने आज स्पीचेस की डिफरेंट शहरों में। और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि शाहिद खान अब्बासी मुस्लिम लीग नून के एक्स रहनुमा, उनकी जानिब से आज बड़ी अहम स्टेटमेंट दी गई। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन हो भी जाते हैं, मुतनाज़ हो चुके हैं, इसके बाद भी इंतशार के सिवा कुछ नहीं होगा। उन्होंने क्या कहा पहले आपको सुनाते हैं। तो कहा यह जा रहा था कि इलेक्शंस हो जाएंगे तो उसके बाद मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब, उनकी बात में कितना वजन है? क्या इलेक्शन के बाद मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा या नहीं आएगा? ये सवाल लेके मैं अपने पैनलिस्ट की जानिब बढ़ूंगी। लगारी साहब, आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल है कि उनका नुक्ता नज़र दुरुस्त नहीं है। सियासी अमल के बगैर कोई और अमल नहीं है कि जिसके तहत जाकर आप हालात को ठीक करना चाहें। ये कौन सी बात हुई कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ, और तो फिर हालात कैसे ठीक होंगे अगर आप इलेक्शन में नहीं लड़ेंगे? अगर आप अपना नुक्ता नज़र नहीं बयान करेंगे, मास्टर्स में नहीं जाएंगे, लोगों में नहीं जाएंगे, और आप इलेक्ट होने के बाद आप फ्लोर ऑफ द हाउस पर नहीं जाएंगे, तो आप लोगों को कैसा पता चलेगा कि आप कैसा पाकिस्तान चाहते हैं, किस तरह का आपका नुक्ता नज़र है, और क्या आप तब्दीलियाँ करना चाहते हैं, और इस्तेहकाम के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए आप क्या कंट्रीब्यूट क्या करना चाहते हैं? ये तो आपकी किसी गुफ्तगू से ज़ाहिर नहीं होता है। आप एक मायूसी मौजूद है सोसाइटी के अंदर, और उस मायूसी को और बढ़ाना चाह रहे हैं
कि जनाब इसके बाद क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो अगर कुछ भी नहीं होगा तो इसका मतलब है और ज़्यादा मायूसी होगी और लोगों के अंदर आप मायूसी फैला रहे हैं। मेरा ख्याल है मैं इस नुक्ते नज़र से इख्तलाफ करता हूँ, ये उनका नुक्ता नज़र दुरुस्त नहीं है। हमें इस अमल में जाना चाहिए, सियासी अमल में। जितना ज़्यादा सियासी अमल होगा उतना ही सोसाइटी और आगे बढ़ेगी। मैं कहता हूँ कि जिन लोगों पर पाबंदियाँ हैं वो भी अपनी पाबंदियों के बावजूद सियासी अमल में शरीक हों। सियासी अमल में शरीक होने से ही उनके सारी की सारी जो मुश्किलात हैं वो इसी से निकलेंगी, इसी से वो बाहर निकलेंगी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो सियासी अमल है वो जारी रहना चाहिए, उसी से मुश्किलात हल होंगी। ज़ाहिर शाह शराजी साहब, आप समझते हैं कि ये जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मुतनाज़े हो चुका है इलेक्शन ऑलरेडी, तो सियासी इस्तेकाम बाद में भी नहीं आना ये 8 फरवरी के बाद? देखिए, मेरे ख्याल में सियासत जारी पर जो पाकिस्तानी सियासत है वो ऑलरेडी इस पे ज़गारी साहब से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक भी करूँगा और थोड़ा उसकी बात से इख्तिलाफ भी करूँगा, क्योंकि जिस किस्म की सियासत पाकिस्तान के अंदर आप क्या समझते हैं कि वो सियासत वाकई एक सियासत है। यहाँ सिर्फ अशराफिया की हुकूमत है, अशराफिया के खानदान है जो कि मुल्क के अंदर निज़ाम चला रहे हैं और बाकायदा इन्वेस्ट करते हैं वो माल की सूरत में, अपनी जान की सूरत में, और उसके बाद वो इस मुल्क से कमाते हैं। अब अगर हम ये देखें कि अगर यही चंद जमातें हैं जो कि बार बार 50 सालों के अंदर, 60 सालों के अंदर देख रहे हैं कि इन्हीं की शक्लें बार बार में नजर आती हैं और नस्ल दर नस्ल हम इनको बर्दाश्त करते हैं। अगर इन्होंने 3-3 साल की हुकूमतों में कुछ नहीं किया, 2-2 साल की 2-2 दफा की बारियों में कुछ नहीं किया, तो आया इनके पास कौन सा ऐसा एजेंडा है, कौन सा ऐसा जो पाकिस्तानी अवाम के लिए एक हल होगा उनके मसाइल का, जो कि लेकर चलेंगे। अगर 2 साल या 2.5 साल फिर ये नाकाम होंगे, फिर एक सिस्टम जो है वो गिरेगा। तो मेरे ख्याल में अगर आपने लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल प्रोसेस करना है तो आपने मुल्क के अंदर जमहूरियत लानी है। इन सियासी जमातों के अंदर खुद जमहूरियत होनी चाहिए। वो जमातें जो खुद जमहूरियत के मुखालिफ हैं, जो खुद जो है वो आमरीत पे पल रही हैं, आप उनसे क्या तवक्को रखेंगे कि वो सियासी निज़ाम को ठीक करेंगी? मेरे ख्याल में इनका एक ही एजेंडा है कि वो हुकूमत में आए। तो खाकान अब्बासी साहब शायद बिल्कुल इस सियासी स्ट्रक्चर के अंदर रहे, वो बड़ी पार्टी के रहनुमा रहे हैं, वो एक बाकायदा पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं और की लीडर थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। तो आज वो पाकिस्तान की सियासत से नाला क्यों नजर आते हैं? क्योंकि मैं और लगारी साहब तो बाहर बैठ के तज्जिया कर सकते हैं, हमें पता नहीं है कि पार्टी के अंदर किस किस्म की सियासत है। यानी वो आप कह रहे हैं कि उनका अपना पर्सनल एक ओपिनियन है या उनका अपना एक वो हो सकती है, राय हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सियासी इस्तेहकाम आएगा मुल्क में। एहतशाम साहब, आप इससे एग्री करते हैं ज़ाहिर शाह साहब की बात से? नहीं, मैं ज़ाहिर शाह से एग्री नहीं करता और मैं ज़बरदस्त एग्री करता हूँ लगारी साहब से। उन्होंने बड़ी सही बात की है। देखें, हम ना बुनियादी बात है ये कह देना कि जी सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा और ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लिहाजा इलेक्शन नहीं होने चाहिए। सारी दुनिया में इस बात पे कंसेंसस है कि इलेक्शन होना इलेक्शन ना होने से बेहतर होता है। फिर दूसरी बात यह है कि आप इस स्टेज पे क्या कहना है, या तो आप कहना है कि जी इलेक्शन नहीं होने चाहिए, यही सेटअप कंटिन्यू करें, या कह दें, अगर जुर्रत करके कह सकते हैं कि जी को माशाल्लाह खुदा ना खास्ता लगा दे, या ये है कि कोई ताले आजमा आ जाए, ये नहीं बता रहे। देखिए, माज़रत के साथ मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, मैं समझता हूँ कि उनकी मुश्किलात क्या हैं। आपको याद है आमना के ये इलेक्शन हार गए थे मरी से। ये 2018 के ज़िमनी इंतखाबात जब हुए थे तो नवाज़ साहब ने लाहौर से इनको जितवाया था। इनका भी वही मसला है जो निसार अली खान का मसला है। बुनियादी चीज़ है ये, मरियम नवाज़ की लीडरशिप में काम करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा ये कि अब इन हालात में अब एक और उनके साथ जो हुआ वो शायद वो जेन्युइन है बात कि जब ये 11-12 माह जेल में रहे, बड़ी सख्ती काटी, इनको गिला रहा है कि जी PMLN ने, उनकी लीडरशिप ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, मुझसे पूछा नहीं। बल्कि एक स्टेज पे तो आमना ये हो गया था कि इन्होंने बेल लेने से इनकार कर दिया था। फिर नवाज शरीफ साहब ने 2-3 टेलीफोन किए लंदन से, फिर उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। मेरा ख्याल है ये इस तरह की फ़िज़ा को कोई नहीं मानेगा। ये बात सब दुनिया कहती है कि अपने निज़ाम को आप बेहतर करें। निज़ाम को बेहतर करने का यही है तरीका कि आप सियासी अमल को बढ़ाएं आगे। 2-3 देखें ना, 2008 के बाद से मुसलसल इलेक्शन हो रहे हैं, बहुत सारी कबातें दूर हुई हैं, बहुत सारी होने की जो है तवक्को भी है। इन हालात में ये कह देना कि जी अदम इस्तेकाम ख़राब होगा, ये होगा, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन तरीक़ाकार ये है कि एक 5 साल की हुकूमत आए और वो आके काम करे। वैसे तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अब 4 साल की कर देनी चाहिए, लेकिन एक सियासी प्रोसेस चलना चाहिए और जमहूरियत को फलने फूलने का मौका देना चाहिए। इलेक्शंस के बाद सियासी इस्तेहकाम आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? देखिए, बात वही है कि इलेक्शन ज़ाहिर है होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। दूसरी बात यह है कि सियासतदान को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। ये बड़ी सादी सी बात है। ये तो वो ऐसे ही हो गया कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मैच खेलने से इनकार कर दें कि हार नहीं है, तो वो आपने तो फिर भी खेलना है। बाकी जहाँ तक इस्तेहकाम की बात है वो तो नहीं होगा, और उसकी वजह ये है कि इस्तेहकाम आता है मईशत की इस्तेहकामी के साथ, सियासी इस्तेहकाम।
तो वो मईशत जो है वो हमें ठीक होती नज़र नहीं आती। और उसकी वजह सादी सी ये है कि आप किसी भी पार्टी में फ़िलहाल, मतलब वही बात है, अभी मज़ीद हम रॉक बॉटम हिट करेंगे, इवेंचुअली हमने ठीक हो जाना है, लेकिन उसके लिए हमने अभी मज़ीद रॉक बॉटम हिट करना है। अभी आप देखें कौन सी जमात है जो ये बात समझती है या कम से कम उसके मंशूर में है, या वो ये क्लेम करती है कि हम आके रियासत का साइज़ छोटा करेंगे। क्योंकि आपकी इकॉनमी अगर आपने बेहतर करनी है तो रियासत सरकार का साइज़ छोटा करना भी बड़ा मुश्किल है। जिस तरह अभी हमारे पिछले स्टीम्ड पैनलिस्ट कह रहे थे कि जो लोग जब रियासती जबर का शिकार एक पार्टी होती है, उसका वर्कर जब अकूबत खाने में होता है, वो अब उसको आपने पार्टी में जब आप वापस आते हो पावर में तो आपने उसको नवाजना है। तो सरकार का साइज़ छोटा करना तो बड़ा मुश्किल है कि फिर आप सबको नवाज नहीं सकते। इसी तरह आप अगर उन पे आ जाओ, मतलब पक्की नौकरी वालों पे, तो उनके बजट कौन काटेगा। तो ये तो बड़े मसाइल हैं। ये अभी हमने रॉक बॉटम हिट करना है, इसलिए इस्तेहकाम तो नहीं आएगा, लेकिन मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली सियासी इस्तेहकाम के लिए इलेक्शंस मुल्क में ज़रूरी होते हैं। यही बात हम देख और सुनते आए, हमारे तज्जियाकारों की भी ये राय है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वंस अगेन, गुज़श्ता दिनों वजारत मनसूबाबंदी के थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने मुल्क के सियासी और समाजी उफ़क़ के लिए मंशूर जारी करते हुए तजावीज़ पेश की कि वफाकी और सूबाई असम्बलियों की आइनी मुद्दत 5 से कम करके 4 साल होनी चाहिए। वज़ीर आज़म की मुद्दत सिर्फ 2 मरतबा ही होनी चाहिए और अराकीन पार्लियामेंट के लिए ख़ानदान के अफराद की हद मुकर्रर होनी चाहिए। जबकि हमारे यहाँ मौरूसी सियासत वैसे ही नए सियासतदानों की राह में हायल दिखाई देती है। तो इस तमाम सूरत हाल की रोशनी में अपने पैनलिस्ट से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो पाइट की तजसा देखते हैं और पाकिस्तानी सियासत पर चंद ख़ानदानों ही का राज क्यों नज़र आता है। लगारी साहब, आपसे मैं आगाज़ करूँगी, आप कैसे देख रहे हैं? आप कुछ भी कर लें कि अगर चीज़ें तब्दील हो जाएं, आप 5 साल से भी और कम कर दें, 3 साल की मुद्दत मुकर्रर कर दें, तो भी लूट मार बढ़ जाएगी, चीज़ें इसी तरह रहेंगी। सिस्टम ये है ना, आपके पास ये कहाँ से लाए थे ये जितनी जागीरें हैं? भाई फ्रांस की जागीरें लोगों की मोरूसी जागीरें होती थी, लोग अपने तरीके से हासिल करते थे। ये अंग्रेज़ों ने अता किए हैं। कौन सा ज़िला है? मुझे एक ज़िला नाम ले लें आप किसी ज़िले का, मैं फिर बताता हूँ उस ख़ानदान में वहाँ से कौन से ख़ानदान किस तरह से अंग्रेज़ों की चापलूसी करके उनके घोड़ों को जो है कंधों पर, उनके सवारों उनको कंधों पर उठाकर उनके घोड़ों को साथ लेकर उनकी पेशवाई करते हुए वो फतह कराते रहे इलाकों को और फिर ज़मीनें लेते रहे। तो मेरे ख्याल में इन्होंने जो ज़मीनें हासिल की हैं, जो बड़ी एक ज़िम्मेदार की, मुझे वो फुफीज़ाद बता रही थी कि मेरे मामूजाद ने इस दफ़ा बहुत बेचारे ने बहुत कम काश्त किए। तो मैंने पूछा कितनी कम काश्त किए? उन्होंने कहा कपास बेचारे ने बहुत कम काश्त, इस दफ़ा तो बहुत ही कम काश्त। मैंने कहा कितनी कम काश्त की? उन्होंने कहा इस दफ़ा सिर्फ 50,000 एकड़ ज़मीन काश्त की कपास। तो वो कम है। और अच्छा, उसकी शादी नहीं हुई थी, उसकी कोई फैमिली नहीं थी, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं थी। 50,000 एकड़ पर कपास लगाई एक फ्यूडल ने, और वो मुंतखब हुआ, उसका बाप मुंतखब हुआ, उसका बाप ब्यूरोक्रेट भी रहा, फिर उसका दादा वजीर था, उसका परदादा वजीर था, वो अंग्रेज़ों के खादिम थे। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो फिर ये हुक्मरान बने। पाकिस्तान बनने के बाद लगातार आज तक ये हुक्मरान चले आ रहे हैं। आप बदल लें, आप कर लें और मुद्दत कम कर लें, फिर भी कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान के तमाम अजला में फ्यूडल और ट्राइबल चीफ्स की हुकूमत है और ये मुंतखब होकर आते हैं। आप इनकी 2 बार मना कर दें तो एक भाई नहीं होगा, दूसरा भाई हो जाएगा। एक भाई नहीं, एक ख़ानदान का आदमी नहीं होगा। अगर ख़ानदान में मर्द नहीं होगा तो औरत आ जाएगी, ये आकर संभाल लेंगे। तो ये है इस सारी मुल्क की सूरत। अगर आप इसको स्ट्रक्चर को भाई पूछें तो सही, यार ये ज़मीनें आपको कैसे हासिल हुई थी? आप ये इतने बड़े जिम्मेदार हैं, अब भी ये ज़मीनें मौजूद है और कहते हैं कि हमारे खुदा ने दी है। भाई अल्लाह ताला ने नाइंसाफ तो नहीं है ना जी, ऐसा तो नहीं है कि खुदा जो है वो मुनसिफ मिजाज नहीं है, ये इंसाफ नहीं करता है। खुदा के ऊपर तो इल्ज़ाम ना लगाए ना। या अंग्रेज़ों ने आपको ताकि वो ज़मीनें तो आप उनसे लेना, आप यूनिट कम करें एग्रीकल्चर के। हमारे यहाँ भी इदारों में अब ज़मींदार बनने का शौक पैदा हुआ है, पता नहीं ये कैसे होगा। बिल्कुल। एहतशाम साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, 2 चीज़ें आमना। पहली तो बात यह है कि दुनिया में तर्ज़ हुकूमत जो है ना वो 2 ही तरह की हैं ज़्यादातर मुल्कों में। एक तो आप देख लें वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी, जो हम कहते हैं कि मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट बरतानिया की है, जिसको बहुत सारे मुल्क फॉलो करते हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान 5 साल की मुद्दत है पार्लियामेंट की। इसी तरह देख लें जेफरसोनियन
जो डेमोक्रेसी है अमेरिका की वो 4 साल के लिए है, और सदारती मालिक में भी ऐसा है। कुछ जगहों पे प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के तहत हुकूमतें बनाई जाती हैं। लेकिन लगारी साहब ने बड़ा सही कहा है, फैसला असल करने वाली बात यह है कि चलें ये तो आप लेजिस्लेशन कर लें कि जी 2 दफ़ा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मरूसी सियासत को ख़त्म होना चाहिए, लेकिन कौन करेगा? यही तो 2 पार्टियां थी, आपने देखा फिर 3 पार्टी हो गई। अब आप देख लें कासिम के अब्बा की पार्टी बाहर है, फिर वही 2 पार्टियाँ हैं। तो सवाल तो इस वक्त यह है कि क्या ये वेस्टर्न टेस्ट है, ये जो ज़ाती बुनियादों पर माली मफादात की बुनियाद पर सियासत की जाती है, पैसा खर्च किया जाता है। अब कहा जा रहा है कि 50 करोड़ रुपये तो खर्च करेगा अपना इलेक्शन कमीशन, आमना 50 करोड़ रुपया लोग खर्च करेंगे जो इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि वो आपसे मुझसे नहीं वसूल करेंगे? उन्होंने यही करप्ट प्रैक्टिसेस में जाना है। अभी से आप देख लें केयर टेकर गवर्नमेंट ने भी बड़े उनको ज़रूरत से ज़्यादा कहते हैं कि जी दे दिए गए डेवलपमेंट बजट, उससे पहले शबाशी साहब बहुत कुछ करके चले गए हैं। तो मेरा ख्याल है देखने वाली बात यह है कि ये सिविल सोसाइटी, हमारा मीडिया, हमारे अदारे दबाव डालें कि जी असल बात तो यह है कि ये हमारा पैसा जो आप मुतात अंदाजे के मुताबिक हमारी जिसको कहते हैं आमदनी का 70% पैसा जो है ना वो करप्शन की नज़र में, जो बैड प्रैक्टिसेस की नज़र में और इस तरह के कामों में इस्तेमाल होता है, उसको रोकने के लिए तैयार कोई नहीं है। मुहासिबा होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए कि ये तो अपने मफाद को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है आपका। ज़ाहिर शाह साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो तजावीज़ है, ख़ास तौर पे जो 4 साल वाली है? वैसे भी हम देखते हैं कि हमारे जो वज़ीर आज़म है, तारीख अगर उठा लें तो 4 साल से ऊपर टाइम निकाल नहीं पाए। देखिए, जैसे निशान साहब ने कहा, लगारी साहब, मैं उनकी बात से इत्तेफाक करूंगा कि आखिर आप कौन से लोगों को लेकर आएंगे? अगर आपके यही अशराफिया, यही जागीरदार, नवाब, खान, वडेरे और जो इस मुल्क के जो है सोसाइटल एलीट है, वही इलेक्शन लड़ सकते हैं, वही इतने पैसे लगा सकते हैं, वही इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा देखें, मेरे ख्याल में जदीद पुश्ती जो सियासत है उसको आप देखें, ये बाकायदा एक इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर चुकी है और ये बाकायदा यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं और कमाते हैं। इस वक्त आप इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो कौन से लोग इस वक्त सियासत कर रहे हैं? लैंड माफिया के लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, जागीरदार हैं, नवाब हैं, खानबादे हैं, कोई पीर है, कोई जो है वो अपने इलाके का बदमाश है। तो मेरे ख्याल में वो लोग जो कि सोसाइटी के अंदर मैटर करते हैं वो यही ताकतवर लोग हैं। तो वो लोग जो एक अशराफिया को रिप्रेजेंट करते हैं वो आम लोगों के मसाइल को कैसे हल करेंगे? करप्शन की जहां तक बात है, मेरे ख्याल में यही लोग उन लोगों को बाकायदा कई सालों से गॉड फादर्स की तरह जो है वो बाकायदा पालते हैं, उनको जो है वो ब्यूरोक्रेसी में इंस्टॉल करते हैं, उनको पुलिस में इंस्टॉल करते हैं, उनको जो है बाकी दूसरे इदारों के अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक नेक्सस है जो कि 20% के लोग 80% लोगों के ऊपर हुक्मरानी करते हैं और हमें क्या देते हैं? हमें वो यही दर्ज देते हैं कि गुर्बत है, आपके मसाइल हैं और मुल्क मसाइल से निकलना होगा। लेकिन सोचना ये चाहिए कि वो लोग जो खुद सिर्फ 50,000 रुपए टैक्स देते हैं और आवाम को सारी जिंदगी कहते रहते हैं कि आप टैक्स दें, तो मेरे ख्याल में आपको निजाम की तब्दीली और उसके ऊपर पॉजिटिव इनिशिएटिव जरूर लेना चाहिए। लेकिन ये निजाम की तब्दीली कभी हम देखेंगे भी, नए चेहरे कभी आएंगे भी? क्या रुकावटें हैं जो दूर करनी बाकी हैं? देखिए, मुझे तो समझ नहीं आती पाइड के पास क्या ऐसा डाटा था जिसके बाद उन्होंने ये तजवीज़ दी है। उसकी वजह जिस तरह आपने फरमाया कि 4 साल से ऊपर तो हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक निकाले नहीं। अगर ये भी कहा जाए कि मुद्दत प्राइम मिनिस्टर की नहीं पार्लियामेंट की होती है तो वो भी 3 दफ़ा ही हुआ है ना, पूरी हुई है, इसके अलावा तो वो भी कभी पूरी नहीं हुई। तो हम कैसे 3 दफ़ा में इस नतीजे पर पहुँच गए कि 4 साल की होनी चाहिए या 5 साल की होनी चाहिए? नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये है कि ये जमहूरियत तो यही है, अगर लोगों को पसंद है वही लीडर तो वो वही लीडर होने चाहिए। मतलब मरूसी सियासत पसंद है, मतलब वो पसंद पार्लियामेंट नहीं, उसमें जब लोगों ने वोट करना है जिसका उनको दिल करेगा वो करेंगे। जहाँ तक बात है ना कि ये जो वडेरे और जागीरदार, वो तो देखें पता था जब जिस वक्त पार्टीशन हुई थी कि वहाँ पे कौमियाए जाएंगे, यहाँ पे रहेंगे वो वडेरे। इस मतलब ये तो अब कोई ओपन सीक्रेट है कि बहुत सारे जागीरदार पाकिस्तान में शामिल ही इसलिए हुए थे क्योंकि उनको पता था कि वो जागीरें अपने पास रखेंगे। जहाँ तक उसके बात है सिस्टम की, वो तो जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जाएंगी, हमारे पास क्या ऑप्शंस कम है, इस वजह से हम देखिए जिस तरह से जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जाती हैं ना, ज़मीनों के टुकड़े वैसे ही होते चले जाते हैं। सो ज़्यादा बड़ी जागीरदार तो अब रहेंगे नहीं। प्रॉब्लम तो ये है कि अब वो नहीं होंगे तो आपके ख्याल में क्या इंडस्ट्रियलिस्ट का पैसा जो है वो नहीं काम करेगा? तो यहाँ तो आप बात करें कि जी हमने कोई मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन लेके आनी है तो फिर तो चले समझ आती है। अगर वो नहीं लेके आनी तो जागीरदार नहीं होंगे तो कोई और होगा। तो ये तो फिर पूरी दुनिया में चलता है। अमेरिका में भी हमें पता है कि इन्वेस्टर्स होते हैं सियासतदानों के पीछे, यहाँ भी होता है।
यहाँ पे भी वही कल्चर हम देखते हैं। बिल्कुल ठीक है जनाब, जिस तरह से हमने आज बात करने की कोशिश की कि पाकिस्तानी सियासत में जो एक मौरूसी सियासत हम देख रहे हैं, क्या इसका खात्मा मुमकिन होगा, इस पर हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनकी राय आपने मुलाहिजा कर ली। अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। आज ट्रायल कोर्ट में ज़ेर समाअत साइफर केस में अपनी गवाही में साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने यह इंकशाफ किया कि तहरीक इंसाफ हुकूमत को मशवरा दिया था अमरीका से रवाबित रखें और अवामी तलखी से गुरेज करें, जबकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने PTI के बानी और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस के गवाह अमरीका में साबिक सफ़ीर असद मजीद का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या साइफर केस में अब तक जो पेशरफ्त हुई है उसमें बानी PTI के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी? ये सवाल लेकर मैं बढ़ूंगी एहतशामुल हक साहब की जानिब। सर, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये बड़ी सीरियस नोयत की मेरा ख्याल है प्रोसीडिंग हो रही हैं और इससे शायद बचना मुश्किल हो जाएगा। अभी देख लें असद मजीद साहब जो कहते रहे और यहाँ पे आपने नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में भी कहा, कैबिनेट मीटिंग में भी उन्होंने कहा मैंने खुद कहा था, आके इनको बताया था कि ये साजिश नहीं है, ये मुदाखलत है। इस पर डिमार्च कहते हैं मैंने हुकूमत पाकिस्तान को, अपनी हुकूमत को कहा था कि आप इशू करें, जो किया गया था। अभी आप देख लें सुहेल महमूद साहब जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं फॉर्मर, और आज़म खान साहब जिनका बयान बड़ा ही तकड़ा है, जो इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो भी यही कहते रहे कि जी ये इशू ऐसा नहीं है कि जिस पे आप अपने मुल्क की सलामती और दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात को आप ख़राब करने जा रहे हैं सिर्फ इस बुनियाद पे कि आपकी हुकूमत हटा दी गई है तो आप इस पे शोर करेंगे। मेरा ख्याल है ये, और फिर ये कि साइफर आज तक नहीं पता चला कि वो किधर गया। बार बार कहा जाता है कि जी इवेंचुअली फॉर्मर क्या कहते हैं PTI के चीफ तो यही कहते हैं कि जी मेरे पास नहीं है, और नहीं आपके पास तो किधर है? फॉरेन ऑफिस वाले कहते हैं हमारे पास नहीं है, और वो अपने क्या कहते हैं आज़म खान साहब कहते हैं कि मैं तो अपने प्राइम मिनिस्टर को दे चुका था, उनसे पूछा जाए। तो मेरा ख्याल है इससे जो बहुत ही बचपने वाला काम किया गया मुल्क की, जिसको कहते हैं कि जी पूरी दुनिया में हम इस हवाले से रुसवा हुए हैं, ये कोई ऐसी सियासी बात नहीं है जिस पे हम, मेरा ख्याल है हमें कोई प्राइड लेनी चाहिए। सिर्फ इसलिए हुआ कि आपकी हुकूमत हटा दी गई, आपको एक नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए हटाया गया, एक लीगल आइनी तरीके से हटाया गया, और आपने प्रीमाइस क्या बनाया कि जी अमेरिका ने साजिश करके डोनाल्ड टू बाय द वे फिर बाहर मुकर गए थे। इन्होंने कहा कि जी अमेरिका ने साजिश नहीं की, ये तो जनाब क्या कहते हैं इन्होंने की साजिश, हमारी आर्मी चीफ ने की, बाजवा ने। फिर बीच में उन्होंने जो आजकल हमारे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर नकवी साहब, उन पे भी इल्ज़ाम लगा दिया था। तो मेरा ख्याल है ये कोई भी बाई नहीं करेगा उनके इस आर्गूमेंट को। तो बेहतर यही है, आने वाले दिनों में लगता है कि इस हवाले से उनके लिए मुश्किलात होंगी। ठीक है, लगारी साहब आप किस तरह से देख रहे हैं अब ये साइफर केस समझा रहे हैं? तो मैं यही कहूँगा कि जो एहतशाम साहब ने कहा है, मैं एग्री करता हूँ उनके साथ। उनके लिए मुश्किलात हैं, उन्हें ऐसा सब कुछ नहीं करना चाहिए था। देखें, इंसान होता है, इंसान मिच्योर भी होता है, इमेच्योर भी होता है। मैं अपने आप को मिच्योर नहीं समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं इमेच्योर होऊंगा बहुत सी चीज़ों के बारे में। लेकिन अगर आपके पास मनसाब आ जाता है, कोई जगह आ जाता है, मुझे आपने यहाँ बिठा दिया है ना कि यहाँ बैठे मैं बात करूँ, तो मैं हल्की बात, लूज बात, इस तरह की बात तो नहीं करता है ना, जो बात लोग समझेंगे यार ये क्या बेवकूफ़ी क्या मकाना बात कर रहा है। ये नहीं, आपको वज़ारत उज़्मा का मनसाब है और आप जो है डायरेक्ट एक हुकूमत के साथ कन्फ्रंटेशन में जा रहे हैं कि जनाब एक सुपर पावर के साथ, और उसकी कोई वजह भी नहीं है। जब आपको सब मशवरा दे रहे हैं, जब आपको सेक्रेटरी खारजा कह रहे हैं, जब आपको अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहे हैं, जब आपको सारा वहाँ पर बता दिया गया है कि जनाब ये साजिश नहीं है, कि इसको ना लेकर ये बयाना ना बनाए। एक दूसरी बात यह है कि वो है कहाँ, वो अभी तक साइबर नहीं मिल रहा है। साबिक सेक्रेटरी खारजा ने बयान दिया, उन्होंने कहा जब मैं सेक्रेटरी खारजा बना, उनका लिखा हुआ, वो अमेरिका में थे, उसके बाद लिखा उन्होंने, वो भेज दिया, वो पहुंच गया, उसके ऊपर चर्चा शुरू हो गई, फिर वो सेक्रेटरी खारजा बने, वही साबिक सेक्रेटरी खारजा बने। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो वो कागज आया ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं है, उस वक्त तक वज़ारत खारजा में नहीं आया था, इससे मतलब गुम हो गया। फिर उसके बाद ये कि उसका तकद्दुस ये होता है डॉक्यूमेंट का कि वहाँ होता है जहाँ पर उसको रखा जाना चाहिए, तो वो नहीं है, वहाँ पर रखा गया है। तो वहाँ पर अगर नहीं है, अगर वज़ारत खारजा में नहीं है, और अगर वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास भी नहीं है, अगर वो असद मजीद साहब के पास भी नहीं है, अगर वो वज़ीर जो साबिक वज़ीर खारजा उनके पास भी नहीं है, तो फिर लामहला जो दिखा रहे थे दुनिया को उनके पास होगा। तो जाहिर है उनके लिए मुश्किलात हैं, और ये सारा का सारा ऑफिशियल सीक्रेट था, आपको नहीं करना चाहिए था ये सब कुछ। जाहिर शाह साहब, आप कितनी मुश्किलात देख रहे हैं बानी PTI के लिए आने वाले दिनों में? देखिए, मेरे ख्याल में ये भी एक हकीकत है कि शायद ये वाकया ऐसा ना हो जैसे कि है। रिजीम चेंज वाकई सुपर पावर्स कराती रही हैं और करती रही हैं, लेकिन एक चीज जो है तहरीक साहब के चेयरमैन ने जो पॉलिटिकल स्टंट खेलने की कोशिश की है, मे भी उनको अंदाजा था इन तमाम चीज़ों का, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वाकई ज़्यादा मुश्किलात होंगी।
और उनकी अपनी एरोगेंस और स्टबर्ननेस मेरा ख्याल है, क्योंकि आजम खान साहब से हमारी जब भी बात हुई है वो यही कहते रहे कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन या साबिक प्राइम मिनिस्टर जो है वो बात सुनते नहीं थे, और शायद बहुत सारे लोगों की वो सुनते नहीं रहे, और ये एक बड़ी वजह है कि आज वो इतनी मुश्किलात के अंदर ना सिर्फ इंटरनेशनल कॉन्फ्रंटेशन की बात हम करें, अगर ओवरऑल पार्टी के अंदर भी आप देखें, क्योंकि करीबी पार्टी लीडरशिप है वो भी बार बार ये बात करते रहे कि उनके अंदर भी एक सिविलियन डिक्टेटर जो है वो बिल्कुल मौजूद था, और वो शायद अपनी बात मनवाने के आदी थे। तो जिस तरीके से उन्होंने एंगर करने की कोशिश की, मेरे ख्याल में उन्होंने खुद अपने आप को मुश्किलात में डाला है, और देखना ये होगा कि 6 फरवरी को जो अगर फर्द जुर्म आयद होती है और होगी, मेरे ख्याल से तो काफी मुश्किलात होंगी, क्योंकि तमाम विटनेसेस उनके खिलाफ है, उनके करीबी लोग जो है उनके बयानात जा रहे हैं कि साबिक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, तो मेरे ख्याल में बड़े मुश्किल दिन शायद उनके लिए है। और इंटरनेशनली भी जो काफी हद तक हम समझते रहे कि बड़े एक्नॉलेज किए जाते रहे तमाम दुनिया के अंदर, लेकिन इस एक केस के अंदर मेरी जाती राय ये कि काफी ज्यादा उन्होंने अपने आप और अपनी साख को बड़ा नुकसान, मुश्किलात में उन्होंने अपने लिए इकट्ठी कर ली। हमने देखा एहतशाम साहब जब लगारी साहब बात कर रहे थे, आप कुछ कह रहे थे, मैं चाह रही हूँ कि आपका पॉइंट भी आ जाए एक बार। मैं अब ना एक और आपको मज़ेदार बात बताऊं, ये जितने 4-5 लोगों ने साइफर देखा है ना, आप यकीन कर लीजिए कि मैंने अपनी आंखों से मुझे दिखाया गया था, सिर्फ दिखाने की हद तक ये मैंने सारा देखा वो साइफर, और आप यकीन करें कहीं भी साजिश का जिक्र नहीं है, ये सारी बातें जो है बनाई गई हैं। दूसरी बात है कि जिसकी वजह से और फंस जाएंगे आमना, वो ये है कि जिस तरीके से ये उनकी ऑडियो मौजूद है फॉर्मर चेयरमैन की PTI की, कि जब कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी को कि इस पे तो हम खेलेंगे साइफर पे, तो आप देख लें जब आप मुल्क की सलामती के मामले में इस तरह खेलेंगे तो क्या होगा। बिल्कुल ठीक है। अली, आपका इस पे क्या टेक है? देखिए जी, गलतियां सबसे होती हैं। अगर मेरा बस चले तो मैं बानी PTI चेयरमैन को हर चीज़ के लिए माफ़ कर दूं, सिर्फ एक चीज़ जिसके लिए मैं नहीं माफ़ कर सकता वो ये साइफर केस था, और उसकी वजह ये है कि सिर्फ इसलिए नहीं कि मोस्ट प्रॉब्ली ये बेबुनियाद था, ये इस पे केस चल रहा है, फैसला आ जाएगा। अगर ये ठीक भी था ना, तो भी साइफर इस तरह से लहराना, इस तरह से इल्ज़ाम तराशी करना एक मुल्क के ऊपर, एक इतनी बड़ी पावर के ऊपर, और ख़ास तौर पर जो हमारा सबसे बड़ा डोनर कंट्री है उसके ऊपर, मतलब हमें अंदाज़ा है कि उसके बगैर हमें IMF तक से गो अहेड नहीं मिलता। इस तरह से ताल्लुकात ख़राब करना, ये जो है ना एब्सोल्युटली नॉट, और क्या हम ग़ुलाम हैं, और ये वो इस तरह के नारेबाजी जो है, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड अपना ठीक कर लें, उसके बाद फिर आप जिस मर्ज़ी को आंखें दिखाते फिरें। उससे पहले आप ज़रा थोड़ा सा नीवे नीवे होके रहना चाहिए, मतलब हम सबको। ठीक है, बिल्कुल। जिस तरह से साइफर केस पे हमने अपने पैनलिस्ट की राय ली, उनकी राय यही है कि ये एक संगीन नौयत का मामला था, एक संजीदा मसला था, हसास मसला था, जिस पे तरीके से चीज़ें देखनी चाहिए थी, लेकिन मिस हैंडल हुई, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मुश्किलात बानी PTI की बढ़ रही हैं। तो जनाब, हम जिस तरह से देख रहे हैं कि गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई ने हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी अजाब बना दी है, लेकिन गुर्बत की चक्की में पिसे अवाम ने अब तमाम उम्मीदें इंतखाबात के नतीजे में मुंतखब होने वाली हुकूमत से लगा ली हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि मुंतखब हुकूमत को फिलफौर कौन से बड़े 5 काम करने होंगे जिससे मुल्क के हालात में बेहतरी आ सकेगी। लगारी साहब, मेरे ख्याल में एक तो ये कि मैशत पर बुनियादी सब यही कहेंगे कि मैशत पर तवज्जो देनी चाहिए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, हम तो वो करते ही नहीं है। हमारे इदारे इतने फैल गए हैं और इतने ज़्यादा गुंजलक पेचीदा हो गए हैं, आप पैसे ही जमा नहीं कर सकते। आप पैसे खाने के चक्कर में ज़्यादा होते हैं, पैसे जमा करने के चक्कर में नहीं होते हैं। और दूसरी बात है कि गुर्बत है भाई इस मुल्क के अंदर, हमें मानना चाहिए हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा गुर्बत की लकीर से नीचे, उनको अपलिफ्ट करना है। आप पास है कुछ नहीं, कैसे अपलिफ्ट करेंगे? तो जाहिर है ये सारा कुछ तो आपने करना है। ये मसाइल हैं और इन पर तवज्जो देनी होगी जो भी हुकूमत आएगी। ठीक है, एहतशाम साहब। देखिए, बुनियादी चीज़ तो बिल्कुल लगारी साहब सही कह रहे हैं कि इकॉनमी पे तवज्जो देने की ज़रूरत होगी, और इकॉनमी में भी जो सबसे अहम फैक्टर है वो ये है कि जो हमारे कर्ज़ों का बोझ है आमना, और उसके बाद जो हम इसके ऊपर वो देते हैं, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, वो इतना ज़्यादा है कि हमारे बजट का क्लोज टू 40% इसी काम में चला जाता है। और बात आप देख रहे हैं डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं रहता, बहुत सारी करने वाली बातें हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो सारे लोग कहते रहे कि जी गवर्नेंस तर्ज़ हुक्मरानी को ठीक करना चाहिए, कब प्रैक्टिस को रोकना चाहिए, हमारे अदारे देख लें, अभी भी 100 से ज़्यादा हमारे स्टेट कॉरपोरेशन के अदारे हैं, 1100 रुपये की आप देख लें वो सालाना ब्लीडिंग होती है, कोई पूछने वाला नहीं है। PIA स्टील मिल 4 साल से बंद पड़ी है, तनख्वाहें दी जा रही हैं, इस तरह से बाकी रेलवे है। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि ये सियासी बुनियादों पर फैसले नहीं किया जाए। मादत के साथ ये मुफ्ती इस्माइल साहब ने बड़ा वज़न है, उन्होंने कहा कि मैंने तैयार कर लिया था सारा का सारा मामला
स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन का, लेकिन इसहाक डार ने नहीं करने दिया। देखिए ये छोटे छोटे पैटी पॉलिटिकल इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट हैं जिसके वजह से हमारे सियासी लोग बीच में आते हैं, मामला पॉपुलिस्ट डिसीजंस के अलावा जो हमें रियलिटी बेस्ड चीज़ों को ठीक करने की जानिब जाना है। बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर शाह साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं 5 बड़े ऐसे कौन से काम है जो मुल्क के हालात को बेहतर कर सकते हैं? देखिए, बेसिकली अगर हम अपने एक्सपेंडिचर्स को कट डाउन नहीं करेंगे, जो हमारे हम कह सकते हैं फजूल अखराजात हैं, उसमें अगर आप तनख्वाहों का एक बजट देखें, वो 60-70% आपकी जो है उन चीज़ों पर खर्च होते हैं जो कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं। दूसरा, इस वक्त हम ये सोचते हैं हम गुर्बत जरूर हम खत्म करेंगे, माशी इनकलाब भी आना चाहिए, लेकिन हमें आगे जो थ्रेट आ रहे हैं वो फूड इनसिक्योरिटी के हैं, वो वाटर इनसिक्योरिटी के हैं। बाकी बॉर्डर के ऊपर आपके जो मामला अपनी जगह पे, लेकिन इस वक्त अगर आप बुनियादी जरूरियात के लिए जो है वो लोगों पर डिपेंड करेंगे, बाहर के ममालिक पे डिपेंड करेंगे। आपने ओवरऑल एक रिफॉर्म अपने स्ट्रक्चर के अंदर इस तरीके से लानी है कि अगर एग्रीगेरियन हमारी इकोनॉमी है तो हम एग्रीकल्चर से क्यों वो फायदे हासिल नहीं कर सकते जो कि दूसरे ममालिक हासिल कर रहे हैं। सीपैक की हम बार बार बात करते हैं, तो क्या चाइना पाकिस्तान के अंदर कोई एक बहुत बड़ा सनती इनकलाब लाना चाह रहा है? मेरे ख्याल में वो ज्यादा फोकस्ड है एग्री बेस्ड उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जहां से वो हमारी जमीनों का इस्तेमाल करके शायद एक बड़ा ज़ाहिर साहब यही सवाल है कि अली की जानिब बढ़ती हूँ। अली, आप किस तरह से देख रहे हैं 5 बड़े काम? जी, जो पिछले तीनों पैनलिस्ट ने कहा है मैं उनसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। इसमें सिर्फ एक चीज़ डाल लें, ऐड कर लें, और वो है पॉपुलेशन मैनेजमेंट। उसके बगैर आप बाकी किसी भी चीज़ को ठीक नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट की राय आ चुकी है, अब आने वाली जो मुंतखब हुकूमत होगी उसके सामने जो चैलेंजेस खड़े हैं उनको किस तरह से कोप किया जा सकता है, राय सबके सामने आ चुकी। इसके साथ ही मैं अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगी। नज़ीर लगारी साहब, जाहिर शाह शहराजी, एहतशामुल हक, अली आफ्ताब लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। कल हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।